गुड मॉर्निंग। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल की जो कक्षा थी उसमें हमने राजस्थान की भाषा और बोलियां जो टॉपिक था उसको शुरू किया था। और सबसे पहले कल जो पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस फॉर्मेट में आते हैं, वो मैं आपको कल बता चुकी हूँ। और इस टॉपिक जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में इसको और भी समझ लेंगे। तो कल हमने सबसे पहले पढ़ा था राजस्थानी भाषा का नामकरण। राजस्थानी भाषा का नामकरण पढ़ा था, जिसमें हमने नाम में मरु भाषा, मरुभूम भाषा, मरुदेशी भाषा और मरुवाणी भाषा पढ़ा था। फिर हमने ग्रंथ पढ़े थे, जिसमें कुवलय माला था, नौ बोली छंद था, 8 देसरी गुजरी था। और उसके बाद में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने 1912 में, और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। फिर भाषा के विकास से संबंधित चीज़ें देखी। भाषा के विकास से संबंधित हमने देखा कि वैदिक संस्कृत सबसे पहले थी, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत के बाद में हमारे काम की जो थी वो मरु गुर्जरी अपभ्रंश थी, और उससे मरु राजस्थानी और गुर्जरी गुजराती। फिर अलग अलग मत देखे थे। मरु गुर्जरी में मैंने आपको बताया था कि म से क्या याद रखना है, मुंशी याद रखना है, मोतीलाल मेनारिया याद रखना है। और फिर उसमें था कि माहेश्वरी याद रखना, हीरालाल माहेश्वरी और देवरिया। सौराष्ट्री से सुनीति कुमार चटर्जी को याद रखना था, और नागर से गिरियर्सन और उनको याद रखना था। फिर समय में गोल्डन इरा वाला टाइम पक्का याद रखना था, 1650 से 1850 का था समय। और उसके बाद में ये वाला याद रखना है। उसके बाद में हमने चरण देखे थे। चरण में हमने जो मध्य राजस्थानी वाला है 16वीं से 18वीं सदी गोल्डन इरा, ये 100% याद रखना था। 2 वर्गीकरण देखे थे हमने, एक गिरियर्सन का था 5 भागों में था, फिर टेसिटोरी का, फिर उसको 2 भागों में था। और उसमें मैंने कहा खड़ी वाला अलग से याद रखना है, बाकी सामान्य वर्गीकरण से करना है। डिंगल और पिंगल में, तो डिंगल और पिंगल क्या है? तो काव्य शैलियाँ हैं, या फिर पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप, या पिंगल है तो फिर ब्रज भाषा या पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। चारण कवि डिंगल का प्रयोग करते थे, और पिंगल को जो श्रेष्ठता का शिखर प्रदान किया वो भाट कवियों ने किया। बाकी सारी चीज़ें वो थी। और फिर हमने लिपि के बारे में पढ़ा था। अब शुरू करते हैं हम आज की कक्षा को। आज की कक्षा में हम क्या करेंगे कि राजस्थानी साहित्य की शुरुआत करेंगे मुख्यतः, जो कि कौन कौन से काल में इसको विभाजित किया जाता है। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं आदिकाल या वीर काल, भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल में 4-5 भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इस टाइप से जो आगे अपन पूरा पढ़ते हैं, छायावाद, प्रयोगवाद, ऐसे जो। तो इसी टाइप से राजस्थानी साहित्य को भी अलग अलग भागों में बांट के देखेंगे। और आज की छोटी कक्षा रहेगी, लेकिन इसकी जो नेक्स्ट कक्षा होगी वो काफ़ी विस्तृत कक्षा होगी। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, राजस्थानी साहित्य को विस्तार से पढ़ेंगे कि किसने क्या लिखा है, चारण साहित्य कौन सा है, जिसमें मतलब स्पेशली मेंस में भी क्वेश्चन आता है। और ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होता जिसमें उससे प्रश्न नहीं आता हो। तो आज पढ़ते हैं राजस्थानी साहित्य, जिसमें जो 4 पार्ट में इसको बांटा जाता है। उसमें सबसे पहला आता है अपना प्राचीन काल। तो प्राचीन काल जो था उसका समय इन्होंने माना है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, अपन जो भी समय लेंगे वो ईस्वी में लेंगे, ईस्वी सन को अपन लोग यूज करेंगे। जबकि हिंदी साहित्य में जब हम यही पढ़ते हैं, और उसमें मुख्यतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या है, विक्रमी संवत को लेते हैं। तो बस इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है इससे कभी भी प्रश्न आए तो वहाँ पर विक्रमी संवत लिखा हुआ हो, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी अपन देखते हैं प्राचीन काल। और प्राचीन काल में क्या है, तो प्राचीन काल जो था इसका इन्होंने समय माना है 1050 से 1450 ईस्वी। इसमें क्या है, तो ये आप समय देखो, ये वो समय है जब उधर से तुर्कों के आक्रमण हो रहे हैं, मोहम्मद गोरी आ रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, और भी स्ट्रगल है, सल्तनत काल है, ये वाला सारा समय है। तो इस टाइम में क्या होगा, क्या चीज़ लिखी जाएगी, हम पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं तो भी गौर करने की बात है कि सीधी सी बात है, युद्ध होंगे। तो जो वीरता से संबंधित साहित्य है, जो वीर गाथा काल है,
वो इस काल की मुख्यतः प्रवृत्ति रहेगी, मुख्य विशेषता रहेगी। और हिंदी साहित्य में हम लोग ये भी देखते हैं कि प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण कौन करते हैं, तो आचार्य शुक्ल करते हैं। फिर अगला है अपना, वो है पूर्व मध्यकाल। मतलब मध्यकाल को दो भागों में बांटा इन्होंने, एक है पूर्व मध्यकाल और एक है उत्तर मध्यकाल। तो जो पूर्व मध्यकाल है, इसका समय इन्होंने माना है वो है 1450 से 1650 ईस्वी। और इस टाइम में जब ये युद्ध वगैरह हो रहे थे, जब मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे और मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, लेकिन जो मुख्य प्रवृत्ति जिस पर सब लोग सहमत हैं वो था भक्ति काल। इस समय में एक तरीके से भक्ति की बहार सी आ गई। पहले कहते थे कि रामानंद ने दक्षिण से जो भक्ति को लेके आए, उसको उत्तर का विशाल मैदान और समकालीन परिस्थितियों ने एक ऐसा स्थल प्रदान किया जहां पर वह क्रीड़ा कर सके। तो ये जो पूर्व मध्यकाल था, इसकी जो मुख्य प्रवृत्ति थी वो क्या थी, अपनी भक्ति काल थी। और इसका मतलब क्या हुआ, भक्ति काल क्यों है, क्योंकि इसमें जितना भी अपन साहित्य पढ़ते हैं वो भक्ति से संबंधित है। जैसे कि कबीर है, जैसे कि सूर है, जैसे कि बाद में तुलसी है, और ऐसे बहुत सारे अपनी जो मीराबाई है, ये सारा साहित्य जो है वो इस काल से संबंधित है। और इस बार जो यूपीपीएससी का पेपर हुआ था, इसमें इन्होंने कबीर, सूर, तुलसी, नामदेव इत्यादि को देखकर और उनको कालक्रम के हिसाब से अरेंज करना दिखाया था। तो हो सकता है आगे अपने भी आरएस में कभी इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर अगला है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का मतलब हिंदी में सामान्य भाषा में मैं बात करूँ तो अलग अलग लोग अलग अलग नाम देते हैं। कोई श्रृंगार काल कहता है, कोई रीति काल कहता है, कोई कला काल कहता है। लेकिन इसमें तीन बात या तीन प्रवृत्ति जिस पर सभी लोग सहमत है वो ये है कि ये श्रृंगार की, रीति की और नीति की, इन तीनों का त्रिवेणी संगम रहा है। और इसकी जो प्रधान प्रवृत्ति थी, जो मुख्य प्रवृत्ति थी, वो रीति थी, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, रीति काल दिया गया। तो इसमें जो साहित्य होगा वो पूरा का पूरा साहित्य जो है कहीं ना कहीं श्रृंगार से संबंधित होगा। इसमें जो प्रधानता होगी वो रीति की होगी। जैसे अपन केशव को पढ़ते हैं, जैसे इसके प्रतिनिधि कवि बिहारी है, तो इसमें पूरा उत्तर मध्य काल आएगा। और फिर आधुनिक काल है वो 1850 से अब तक का है। और इसमें विविध, मतलब इसमें आप किसी एक चीज़ को प्रवृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें देखो राष्ट्रभक्ति से संबंधित भी लिखा गया है, भारत भारती जैसे राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत और तत्कालीन दशाओं को प्रेरित करने वाला, तत्कालीन जो स्थितियाँ थी उनको उजागर करने वाले ग्रंथ भी लिखे गए हैं। बाद में इसमें जो है श्रृंगार की, व्यक्तिवादी, समाजवादी सारी रचनाएं लिखी गई है। तो इस प्रकार से इसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो विविध होंगे। तो ये राजस्थानी साहित्य का विस्तृत वर्गीकरण हमने देखा। प्राचीन काल देखा सबसे पहले, और फिर हमने पूर्व मध्यकाल देखा, और फिर हमने उत्तर मध्यकाल देखा, और फिर हमने आधुनिक काल देखा। इसका समय था 1050 से 1450 ईस्वी। इसका समय था 1450 से 1650 ईस्वी, और इसका समय था 1650 से 1850 ईस्वी, और फिर इसका समय हो जाएगा 1850 से अब तक। और फिर हमने इसकी प्रवृत्तियाँ देखी, तो ये आपकी वीरता इसमें प्रमुख थी, तो वीर गाथा काल। इसमें भक्ति प्रमुख थी, तो भक्ति काल है। इसमें श्रृंगार, रीति और नीति का त्रिवेणी संगम था, लेकिन इसमें रीति की प्रवृत्ति प्रमुख थी, तो रीति काल इसको हिंदी साहित्य में कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर उत्तर मध्य काल लिखा जा रहा है। और आधुनिक काल में विविध थे, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपन इन सभी जो काल है इसके ऊपर जो अभी अपन ने बात भी की है, एक एक दो दो रचना, और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब है अपना वीर गाथा काल। तो वीर गाथा काल का नाम ऊपर अपन देख के आए प्राचीन काल, और ये वाला देख के आए। वीरता प्रधान काव्य, हमारी बातचीत हो चुकी है कि क्या वीरता प्रधान काव्य था। दूसरी बात है कि इसमें अपने राजस्थान से संबंधित कुछ रचनाएं जो वीरता से संबंधित है और या फिर इस काल में लिखी गई है और उनको पूछा जा सकता है। तो इन रचनाओं को अपन एक दो बार पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आज जितनी याद हो जाए बेटर है, कल और विस्तृत कक्षा होगी जिसमें भी ये सारी रचनाएं होगी। तो पहली है श्रीधर व्यास की रणमल छंद।
याद रखनी है, कोशिश करेंगे, रिपीट करेंगे वापस। श्रीधर व्यास की रणमल छंद। और अगली जो है अपनी, ये है आपकी श्रीधर व्यास की रणमल छंद। और फिर अगली जो है वो है वज्रसेन की भरतेश्वर बाहुबली घोर। इसमें 2 रचनाएं आती हैं, इसको कैसे याद करना देखो। वज्र को याद करना है, वज्र प्रहार होता है तो वो घोर होता है, बहुत हार्ड होता है, ऐसे करके इसको याद रखना है, बस याद रखने के लिए, और कोई लॉजिक नहीं इसका। वज्रसेन की भरतेश्वर बाहुबली घोर। क्यों? क्योंकि शालीभद्र सूरी की भी एक ऐसी रचना है जिसका नाम सेन है, लेकिन उसमें क्या होगा, रास लिखा हुआ होगा। तो जब हम वज्र वाली को घोर से अलग कर देंगे तो बाकी वाली हमें पता होता है रचना तो कि किसकी है, शालीभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली है, लेकिन कौन सी है, घोर है या रास है, इस चीज को अलग करने के लिए मैंने वो बात कही। फिर अगली रचना शालीभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास। फिर है जिन वल्लभ सूरी की वृद्ध नवकार, ठीक है। और विनय चंद्र सूरी की विनय नेमिनाथ चतुष्पादिका। जम्भू स्वामी की स्थलीभ्र दरास और रेवती गिरिरास आबूरास। सोम सुंदर की नेमिनाथ नवरस भाग। हीरानंद सूरी की मुनिपति राजर्षि चरित्र। और मणिक चंद्र सूरी की पृथ्वी चंद्र चरित्र। देखो ये ऐसा टॉपिक है, बहुत कम लोग इसमें आर्ट डालते हैं, और चीज़ें ऐसी हैं कि खुद ही याद करनी पड़ती है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। फिर भी अपन 1-2 बार बोल के कोशिश कर लेते हैं, जितनी चीज़ें अपने को याद आए। अब एक बार और पढ़ते हैं, फिर एक्टिव रिकॉलिंग करते हैं कितनी चीज़ें याद हुई। श्रीधर व्यास की रणमल छंद याद हो गई, सबको मुझे पता है। वज्रसेन की भरतेश्वर बाहुबली घोर आसानी से याद हो जाएगी, वज्र से घोर को अलग करना है। शालीभद्र की भरतेश्वर बाहुबली रास आसानी से याद हो जाएगी। अब जो मेन है वो है आगे वाली रचना, इसमें छोटी छोटी रचनाओं 1-2 को याद करते हैं, सब याद नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, जो बार बार आ रही है उसको देखते हैं। ये देखो, विनय चंद्र सूरी नेमिनाथ चतुष्पादिका। विनय चंद्र सूरी की नेमिनाथ चतुष्पादिका। सोम सुंदर की, जहाँ पर सुंदर आएंगे, सोम सुंदर आएंगे, वहाँ नवरस होंगे, नेमी नवरस फाग, सारी चीज़ें साथ आएगी। सोम सुंदर, नेमिनाथ, नवरस और फाग, ठीक है। इतनी एक बार इतनी याद करते हैं, शॉर्ट में याद करते हैं। तो देखो क्या क्या चीज़ें अपने को याद हुई है। सबसे पहले श्रीधर व्यास, ये सबको याद रहती हैं, और अपने राजस्थान अध्ययन की किताब में पहली ही लाइन ये, तो ज़्यादा संभावना है इसके आने की। श्रीधर व्यास की है रणमल छंद। श्रीधर व्यास की कौन सी है, रणमल छंद है। और इसके बाद में ये आपके वज्रसेन की है, तो ये भरतेश्वर, ये बाहुबली और ये घोर होगी। फिर शालीभद्र सूरी की कौन सी है, तो भरतेश्वर, बाहुबली और रास, ठीक है। फिर अपन ने एक और याद की थी, विनय चंद्र वाली। विनय चंद्र सूरी की कौन सी थी अपने, नेमिनाथ चतुष्पादिका, ऐसा कुछ था शायद। फिर एक लास्ट में सोम सुंदर वाली कुछ याद की थी, तो सोम सुंदर में क्या था, मैंने कहा 3 चीज़ें साथ आएगी। कौन सी, लास्ट में तो फाग था, बीच में तो नवरस था, और आगे कौन सा था, नेमिनाथ था, ठीक है। इतनी रचनाएं तो अपने को सीधी याद हो गई। कौन सी, श्रीधर हो गई, वज्रसेन हो गई, शालीभद्र हो गई, विनय चंद्र सूरी हो गई, और सोम सुंदर हो गई। बाकी वाली को एक बार देख लेते हैं, अगर याद रह जाए तो बढ़िया, वरना अगर इससे संबंधित रचना पूछी तो इससे संबंधित कोई न कोई एक विकल्प होगा, और जिससे अपना एलिमिनेट हो जाएगा, तो बिल्कुल लोड लेने की बात नहीं है। लेकिन इसका ध्यान रखना, ये पढ़कर भी एग्जाम में गलत हो जाते हैं, दोनों आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला है अपना पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। एक सेकंड, यहाँ पर स्लाइड ऊपर नीचे हुई है, ठीक है। ओके, फिर पूर्व मध्यकाल का समय तो हमें पता है, और प्रधान प्रवृत्ति क्या है ये भी हमें पता है कि भक्ति काल भक्ति जो है इसकी प्रधान प्रवृत्ति है, और इसमें जो संत और भक्तों से संबंधित रचनाएं हैं वो प्रमुखतया है। वैसे भक्ति काल बहुत विस्तार है, पढ़ने में 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं, लेकिन हम लोग जो राजस्थान से संबंधित मुख्य रचनाएं हैं उनको ही देखेंगे, जिसमें मीराबाई की पदावली, नरसिंह जीरो मायरो,
गीत गोविंद टीका और सत्यभामाजीनु रूसणो। ये पदावली है आपकी, पदावली तो याद रहती है। नरसिंह जी रुमायरो भी कर दोगे और भामाजीनु रूसणो ये भी याद हो जाएगा। और गीत गोविंद की टीका है, इसको अलग से याद रखना है। और रखो तो ऐसे गोविंद भगवान श्री कृष्ण कोई कहते हैं तो उस टाइप से भी याद रखा जा सकता है। फिर अगला अपन लेते हैं पृथ्वीराज राठौड़। ये वही पृथ्वीराज है जो बीकानेर से संबंधित थे। बाद में अकबर के वहाँ चले जाते हैं और इनको गागरोन का दुर्ग भेंट किया मतलब इनको गागरोन का दुर्ग प्रदान किया जाता है। वहाँ रहकर ये रचनाएं करते हैं उड़ना पृथ्वीराज। तो वैली कृष्ण रुक्मणी सॉरी उड़ना पृथ्वीराज मैंने बोल दिया, हो सकता है ये नहीं हो, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है। पृथ्वीराज राठौड़ वेली कृष्ण रुक्मणी ये इनकी रचना है और जिसमें 305 पद्य हैं। और दसम भागवत रादुआ ये इनकी बहुत फेमस रचना है। गंगा लहरी और दशरथ राउत, तो ये जो रचना है इनके नाम याद ही रखने पड़ेंगे। देखो मीराबाई की कौन सी चीज़ें अपने याद करते हैं। ऊपर चलो यहाँ पर करते हैं मीराबाई को। मीराबाई में कौन कौन सी थी, तो सबसे लास्ट में थी सत्य भामोनी रूषणों वाली वो रचना, फिर गीत गोविंद की टीका थी, फिर नरसिंह जी को मायरुत हो और फिर पदावली थी, याद हो गई। फिर अपन ने की पृथ्वीराज राठौड़ की। पृथ्वीराज राठौड़ की पहली कौन सी थी, तो वेली कृष्ण रुक्मणी री, ठीक है। फिर तो अपने थी एक गंगा लहरी थी और एक अपनी वो दशरथ वराहुत वाली वो थी। और एक जो कौन सी थी भागवत रादुआ क्या थी वो, हाँ दसम भागवत रादुहा, ठीक है। जब मेरे को पढ़ने से याद होगी तो आपको भी याद हो जाएगी। वेली कृष्ण रुक्मणी री, दसम भागवत रादुहा, गंगा लहरी और दशरथ राबोवूत, ठीक है। माधोदास दधवाड़िया, ठीक है। दधवाड़िया की है अपनी राम रासो। और ये देखो दास लगा है, इससे ऐसे याद रख ले सकते हैं कि किसका दास, राम का दास। माधो दास दधवाड़िया, राम का दास, ऐसे याद रखा जा सकता है। ईश्वर दास, तो ये सबको याद रहती है, ईश्वर दास की रचना है, लेकिन कोई पहली बार पढ़ रहा है तो याद रखा जा सकता है कि हरिरस, देवयान और हाला जाला की कुंडलियाँ। और जब अपन कल ईश्वर दास को विस्तार से पढ़ेंगे तो वापस इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। तो बस एक बार आप सुन लेना इस कक्षा को, एक बार लिख देना, याद करवाने की मेरी गारंटी, कल अपने आप याद हो जाएगी ये चीज़ें। ईश्वर दास, हरिरस, देवयान, हाला झालरी कुंडलियाँ, सायाजी झूला, नागदमन और रुक्मणी हरण। ये नागदमन हमने कल भी देखी थी जब हम एग्जाम्पल देख रहे थे। और चतुर सिंह जी ये आपके मेवाड़ वाले हैं शायद, चतुर सिंह जी, इनकी रचनाएं हैं योग सूत्र, सांख्य कारिका, भगवद गीता, चंद्रशेखराष्टक, हनुमान पंचक, अलख पचेसी, अनुभव प्रकाश और चतुर चिंतामणि। मुझे तो याद हुई नहीं, और किसी को होती हो तो ये कर लेना चतुर सिंह जी को, वरना अपने जो ऑप्शन आएंगे उससे काम चला लेंगे। कोई न कोई ऑप्शन में एक दो ऑप्शन अपने को आएंगे, एक दो नहीं आएंगे, कटेंगे, उससे बात बन जाएगी। लेकिन कम से कम मीराबाई, पृथ्वीराज राठौड़, ईश्वर दास जी, सैया जी झूला की तो दो ही है अपने, नाग को झुला रही है रुक्मणी, नाग को झुला रही है रुक्मणी, ठीक है। नाग दमन रुक्मणी वाली, ईश्वर दास, हरिरस, देवयान और हाला जला कुंडलिया, और माधव दास किसका, राम का। बस ये तो अपने को आनी चाहिए। आज जितनी याद होगी तो कल काम आसान होगा। कल पूरी कक्षा के अंदर रचनाएं ही रचनाएं हैं। अगली है अपनी वो है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। तो उत्तर मध्यकाल में इसमें मैंने पहले ही बता दिया आपको कि श्रृंगार, रीति और नीति परक काल है, और इसमें ज़्यादा रचनाएं नहीं होगी। हाँ हालांकि बहुत सारी रचनाएं ऐसी, लेकिन राजस्थान से संबंधित जो अपने को पढ़नी है वो, तो काव्य शास्त्र से संबंधित जो अपनी रचना है वो है कवि मंचाराम की रघुनाथ रूपक, कवि मंचाराम की रघुनाथ रूपक। और संबोधन परक जो है उसमें अपने राजिया रसोरठा और भैरिया रसोरठा, ये जितने भी सोरठे हैं वो आते हैं, ठीक है। और बाकी अपन विस्तार से कल इसकी रचनाएं पढ़ेंगे तो इसको और विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन जितना आज पढ़ रहे हैं वो आज याद होना चाहिए ताकि कल भार कम हो। आगे है आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या है, बहुत सारे विषय होंगे, कहीं राष्ट्रभक्ति दिखेगी, ठीक है, कहीं समाज सुधार दिखेंगे आपको, कहीं व्यक्तिवादी रचनाएं दिखेगी, कहीं समाजवादी या फिर सोशलिस्ट रचनाएं दिखेगी, कहीं जो है आपको मनोवैज्ञानिक रचनाएं दिखेगी। तो बहुत सारे अलग अलग विषय है।
लेकिन इसमें अपने राजस्थान से संबंधित बहुत सारे कवि हैं, लेकिन 2 आज अपन देख लेते हैं। तो कवि बांकीदास हैं, इनकी रचनाएं कल देखेंगे। और सूर्यमल मिश्रण जो है, सूर्यमल मिश्रण, इनकी जो 2 रचनाएं बहुत फेमस है, जो वो तो हम सबको याद रहती है, वंश भास्कर और वीर सतसई, ठीक है। लेकिन 2 और भी याद रखनी है। एक तो रामर जाट, रामर जाट जो है इसमें लोक संस्कृति का वर्णन है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सूर्यमल मिश्रण की कौन सी रचना में लोक संस्कृति का दर्पण कहा जाता है, सूर्यमल मिश्रण की कौन सी रचना को लोक संस्कृति का दर्पण कहा जाता है, तो वो होगी आपकी रामर जाट। और वंश भास्कर तो पता ही है हमें कि राम सिंह जी जो बूंदी वाले थे, उन्होंने उनके कहने पर लिखी थी, तो उनसे संबंधित वर्णन इसमें होगा। और स्वाधीनता संग्राम की जो रचना है वो वीर सतसई है। और बलवंत विलास एक इनकी और रचना है। मुझे पता है आज की कक्षा आपको बहुत बोरिंग लगी होगी, लेकिन इसमें और कोई विकल्प भी नहीं है, अपने पास पढ़नी पड़ती है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, ठीक है। मेरा भी ज़्यादा इस टॉपिक को पढ़ाने का मन नहीं था, लेकिन स्टूडेंट ने बोला तो फिर मैंने इस पर लगभग 7-8 दिन में इसका कंटेंट तैयार हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जगह से इसको तैयार करना पड़ता है। तो आप लोग 2-3 बार इस कक्षा को देखिए, ताकि आपको जो बोलकर याद, सुनकर और जो कंसेप्ट देखकर याद रहता है ना, वो न तो पढ़ के याद रहता है और न ही और किसी विधि के द्वारा याद रहता है। तो आप इसको कंसंट्रेट होके देखना है, सुनना है, सुनने के बाद में इसको लिखना है, जिससे आपको याद हो जाए। तो ये थी अपनी आज की कक्षा। और कल जो कक्षा होगी वो मैं अभी बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा फैक्ट होंगे, उसमें चीज़ें याद रखनी होगी। तो आज की कक्षा को आज ही याद रखना है। अगेन आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।